फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस फिजिक्स की वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसमें कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने जो फिजिक्स में डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट, और इसमें से क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस और सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 में हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे, जो कि एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मीन्स हम इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट हैं और उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज रखी हुई हैं। मान लीजिए ये ए है और ये है बी। सो अगर हम ए और बी पॉइंट को, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, मींस पॉइंट ए के ऊपर अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए इसका V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, और पॉइंट बी के ऊपर है V2। सो अगर हम इन दोनों पॉइंट को एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दें, इफ वी कनेक्ट दीज टू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ मेटल वायर, तो क्या होगा ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी फ्लो करेगा, और ये जो फ्लो की डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो चार्ज है उसका फ्लो होना शुरू होगा। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट अ करंट। सो हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज एक्चुअल में V1 और V2 के बीच का जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस है बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इन द वायर। इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, मींस जो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, मतलब V1 माइनस V2, इसी की वजह से जो चार्ज है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में फ्लो हो रहा है, एंड इट मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट। और ये फ्लो कब तक होता रहेगा, ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। दैट मीन्स इट जो फ्लो है चार्ज का तब तक होता रहेगा जब तक इट मेक्स V1 इक्वल टू V2। जब तक दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल नहीं होता तब तक इसी तरीके से चार्ज फ्लो होता रहेगा, और इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। Now there is another definition. The electric current is the flow of electric charge in a conductor such as a metal wire. इसी की हमने फॉर्म में इसको एक और डेफिनेशन दी है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअल में अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का बहाव है इन अ कंडक्टर। व्हाट आर कंडक्टर? कंडक्टर क्या होते हैं? जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, सच एज अ मेटल वायर। नाउ अब हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, उसको किस तरीके से हम न्यूमेरिकल टर्म में और किस तरीके से सिंबल्स में उसको किस तरीके से दर्शा सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T, वेयर I इज द करंट एंड Q इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज विच मेजर्ड इन कूलम। चार्ज के बारे में हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज आप वो वीडियो देखिएगा। जो चार्ज है इसका सिंबल Q है और इसकी जो यूनिट है वो है कूलम। कूलम इसकी कूलम चार्ज की यूनिट है, एंड T इज द टाइम इन सेकेंड। सो अब इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। एक किसी कंडक्टर में हम उसको, दैट मीन उसकी क्वांटिटी को, इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी को हम कैसे बताएंगे। इट इज एक्चुअल विद द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जितना इलेक्ट्रिक चार्ज एक गिवन पॉइंट पे कंडक्टर में 1 सेकेंड में पास होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट और 1 एम्पेयर। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, which is denoted by capital A। अब करंट को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं दैट इज द एमीटर।
सो एमीटर जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसको इसी तरीके से सर्किट में लगाया जाता है, और दूसरी बात सर्किट में इसको सीरीज में इसको कनेक्ट किया जाता है। जबकि जो वोल्ट मीटर था, वोल्ट मीटर क्या था, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट था, उसको हम सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं, और जबकि एमीटर को हम हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कंडक्टर है, तो जो हम एमीटर लगाएंगे, एमीटर को हम इस तरीके से प्लेस करेंगे, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम कहते हैं सीरीज। और वाइल जो वोल्ट मीटर लगता है, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट में, दैट मींस इस तरीके से। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर क्या करता है, इट मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, मींस सर्किट में जब हम कनेक्शन लगाते हैं तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, और जबकि एमीटर को हम सीरीज का जो पैटर्न है उसमें इसको कनेक्ट करते हैं। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है दैट शुड बी वेरी लो। उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम क्या मेजर कर रहे हैं, एमीटर से हम करंट मेजर कर रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी एमीटर की, तो करंट उसमें फ्लो ही नहीं करेगा सर्किट में, तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। वाइल जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की एसेंशियल कंडीशन थी कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए, जिससे कि वो सर्किट में से नेग्लिजिबल करंट अपनी तरफ खींचे। दैट इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एमीटर और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या देता है, ओम्स लॉ क्या दैट मींस किसके बीच का रिलेशन डिफाइन करता है। ओम्स लॉ डिफाइन करता है रिलेशन बिटवीन द करंट इन द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, एक्चुअल में ये जो रिलेशन है ये ओम लॉ के द्वारा दिया जाता है। नाउ व्हाट इज द ओम्स लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट मींस एक स्थिर टेम्परेचर पर, एक गिवन टेम्परेचर पर जो करंट फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट इज आई, इसका सिंबल है आई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज द ओम्स लॉ। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है विच इज डिनोटेड बाय आई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो साइन है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। अब ये अगर हम इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं, सो इट मेक्स V इज इक्वल टू आई आर और आर आई, वेयर आर इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, उसकी जगह पे हमने लगाया आर, वेयर आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको हमने एक अलग टर्म दी है दैट इज अ रेजिस्टेंस। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है इट इज एक्चुअल में ये कंडक्टर की जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसी की ये प्रॉपर्टी है। इसका रेजिस्टेंस का क्या मतलब? रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोधक क्षमता। इसका मतलब है कि वो अपने में से करंट को फ्लो करने के लिए कितना बचाव कर रहा है और उसको कितना अपोज कर रहा है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ का जो रिलेशन है V इज इक्वल टू आई आर, इसको आप एक फॉर्म में याद रखिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन और इसके साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट विच इज जैसे आप जानते हैं जो मेजर करते हैं इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। वेयर I इज अ करंट इन द सर्किट विच इज मेजर्ड इन एम्पेयर, एंड R इज अ कांस्टेंट जिसको हमने नाम दिया है रेजिस्टेंस। और जो रेजिस्टेंस के बारे में हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक रिलेशन देखते हैं। दैट इज हमने जो रिलेशन देखा था वो था V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज अ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इसको एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स R को V के नीचे लेकर आइए, सो इट बिकम्स V अपॉन R,
इज इक्वल टू आई. दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. इस तरीके रिलेशन में हमने इसको क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है क्योंकि हम भी बताना चाहते हैं कि जो करंट है दैट इज आई, करंट इन द सर्किट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट सर्किट में फ्लो करेगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम फ्लो करेगा सर्किट में. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. लेकिन करंट और रेजिस्टेंस के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है. जैसे कि आप देखिए, आई करंट इन द सर्किट इज directly, it is not directly, it is inversely proportional to resistance. there is a little इसके करेक्शन है, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं है, that is a inversely. करंट इन द सर्किट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि आप देखिए आर डिनोमिनेटर में है. सो देयरफॉर आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का, जितना ज्यादा उसकी प्रतिरोधक क्षमता होगी, उतना ज्यादा जो करंट है वो कम फ्लो होगा उसमें से. वाइल जितना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा. सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. ये जो दो एस्पेक्ट हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस के बारे में हमने कहा, जैसे कि हमने ओम्स लॉ को जब डिस्कस हम कर रहे थे इससे प्रीवियस स्लाइड में, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, जहां पे हमने कहा था दैट R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, उसकी जगह पे हमने लिखा R. और इस प्रॉपर्टी को, इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया रेजिस्टेंस. नाउ इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? The property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called the resistance. ये वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसके द्वारा वो अपने में से करंट को बहने से अपोज करता है और रोकता है. दैट इज वाई, जो इससे मैंने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, दैट I और R के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है. जितना ज्यादा R ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा करंट सर्किट में कम फ्लो करेगा और कंडक्टर में कम करंट फ्लो करेगा. सो R क्या है? रेजिस्टेंस. जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये प्रतिरोधक क्षमता है जिसके द्वारा ये करंट को, दैट मीन्स जितना कंडक्टर में से जितना ज्यादा करंट कम फ्लो करेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होगी. अब ये डिपेंड किस पे करता है? जैसे हमने बताया कि दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर एंड इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ L, it depend on the thickness, it depend on the nature of the material and the temperature. ये जो फैक्टर हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से किसी वायर की लेंथ, उसकी थिकनेस और उसका क्या मटेरियल है और टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट है. जो SI यूनिट है इसकी रेजिस्टेंस की, दैट इज ओम. ओम इज अ SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड विच इज डिनोटेड बाय द दिस सिंबल. इस सिंबल के द्वारा हम रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं. सॉरी. नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस. किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल क्वेश्चन है. अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी. जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है 24 वोल्ट की बैटरी एक सर्किट में कनेक्ट है. एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम. जो रेजिस्टेंस है वो है 60 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर्किट में. व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट. सर्किट में करंट क्या होगा, हमें यहाँ पे I फाइंड करना है. सो ओम्स लॉ को अप्लाई करिए. व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू IR. हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड करना है I. सो I फाइंड करने के लिए फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करिए. V डिवाइडेड बाय R. R को डिनोमिनेटर में लेकर आइए पोटेंशियल डिफरेंस के. दैट इज अ फॉर्मूला. इस फॉर्मूला में आप V की वैल्यू पुट करिए. व्हाट इज V? V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज अ 24 वोल्ट. व्हाट इज R? R इज अ रेजिस्टेंस इन द सर्किट जो हमें गिवन है 60 ओम्स. सो यहां से इसको आप सॉल्व करिए. दैट इज ओम. और यहां पर जो आंसर आएगा दैट आंसर इज इन एम्पेयर. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा
0.4 एम्पेयर. This is the answer of the question. Now here is another question which is also based on Ohm's law. An electric iron, एक इलेक्ट्रिक आयरन जो कि करंट ड्रॉ करती है 3.4 एम्पेयर का फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई. अगर किसी प्रेस को एक 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो 3.4 एम्पेयर का करंट अपनी तरफ खींचती है. नाउ व्हाट विल बी द करंट, तब उसमें कितना करंट फ्लो करेगा अगर उसी आयरन को हम 110 सप्लाई लाइन के साथ 110 वोल्ट सप्लाई लाइन के साथ कनेक्ट करते. सो देखिए इस केस में क्या है, सबसे पहले इसको दो पार्ट में हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट में जो आई है दैट इज इक्वल टू 3.4 एम्पेयर का करंट वो अपनी तरफ खींचती है, और अगर उसको हम कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट सप्लाई लाइन के साथ. सो यहाँ पर आर क्या होगा, क्योंकि देखिए आर क्या है, आर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, वो सेम रहेगी. अगर हम इसी आयरन को किसी और सप्लाई लाइन के साथ कनेक्ट भी करते हैं तो उसके अंदर जो उसका रेजिस्टेंस है, ये जो प्रॉपर्टी है वो सेम की सेम रहेगी. सो दोनों ही केसेस में आर सेम रहेगा. सो यहाँ से हम आर फाइंड आउट करेंगे और उसको हम सेकेंड केस में जाकर अप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द आर और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर. अब हमें R फाइंड करना है तो I को V के डिनोमिनेटर में लेकर जाइए, इट बिकम्स V अपॉन I इज इक्वल टू R. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3.4 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है. सो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी, R कम्स आउट टू बी 64.7 ओम्स. अब इस R की वैल्यू को हम सेकेंड केस में अप्लाई करेंगे. जब उसको हम कनेक्ट करते हैं V इज इक्वल टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन के साथ, इस प्रेस को हमने कनेक्ट कर दिया. अब इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, अब देखिए R क्या हमारा आया है, R आया 64.7 ओम. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर. अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है I. सो देयरफॉर यहाँ पे रखेंगे V अपॉन R इज इक्वल टू I. सो V है 110 which is divided by 64.7 and it comes out to be I की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.7 एम्पेयर. So that is the answer. With this note we end our session. So इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट. So with this note, thanks for listening me. Have a nice day.